का बहुमूल्य समय हमें प्राप्त होता है, उसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि सब विदित है कि अपना विद्यालय संघ के द्वारा खड़ा किया गया विद्यालय विद्या भारती के अंतर्गत, शिशु भारती के अंतर्गत अपने विद्यालय चल रही है। तो वह संघ जो एक गैर सरकारी संस्था है और बिना किसी भाव को लिए हुए, बिना किसी वैमनस्य को लिए हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सतत अपना प्रयास बहुत समय से करती आ रही है और वर्तमान में भी कर रही है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र किस प्रकार से उन्नति के शिखर पर पहुंचे और समय की क्या आवश्यकता है, तो सब सामयिक विषयों को लेकर के संघ ने हमेशा ही सतत प्रयास किया है और वर्तमान में भी पंच परिवर्तन के लिए कुछ विषयों का चयन किया गया। तो आज हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग में जो विषय लिया गया है वह संघ द्वारा निर्धारित विषय कुटुंब प्रबोधन, जो विद्या भारती का भी विषय है, वही आज लिया गया है, जिसके लिए हमारे मध्य में डॉक्टर अजय सिंह जी उपस्थित हैं। और कुटुंब प्रबोधन क्या है उसकी पूरी जानकारी निश्चित रूप से हमें प्राप्त होने वाली है। मैं यही कहूँगी कि भारतीय दर्शन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर परिवार समाप्त होते हैं तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति समाप्त होती है, और जिस राष्ट्र की संस्कृति समाप्त होती है वह राष्ट्र भी समाप्त हो जाता है। तो वह संस्कृति, वह पारिवारिक मूल्य वही है जो हमें एक अलग विश्व की भूमिका में खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारा देश हमेशा आगे बढ़ा है बिना किसी को रोके हुए, बिना किसी को पददस्त किए हुए आगे बढ़ने वाला हमारा देश, उसका मुख्य कारण हमारी संस्कृति और हमारे पारिवारिक मूल्य है। उसी के ऊपर ही उद्बोधन आज हमें प्राप्त होने वाला है। तो मैं डॉक्टर अजय जी से आग्रह करती हूँ कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डॉक्टर अजय जी। शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे सत्र में इसका विषय कुटुंब प्रबोधन है। इसकी अध्यक्षता कर रहे भारत संस्था के पूर्व में विभाग से रमेश जी हैं, भारत संस्था के मंत्री श्रीमान अखिलेश मित्तल, श्रीमान रमन जी, श्रीमान आशुतोष जी और मेरे सम्मुख उपस्थित विद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनका दर्शन करने का आज मुझे शुभ अवसर मिला, उन सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। सभी की आवाज पीछे तक आ रही है आराम से? तो मेरी समझ में नहीं आया, इतने सारे लोग हैं जो भौतिक जिनका सुन सुन के हम बने हुए हैं, उससे कुटुंब प्रबोधन क्यों? अभी भी मैं पूछ रहा था कि अपने विचार परिवार वाले कुटुंब प्रबोधन पे बोलना या अपने वाले पे? तो क्योंकि आप शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, और ऐसा मानिए आप लोग समाज के की ओपिनियन मेकर हैं। जो आपका आचरण होता है, जो आप करते हैं, जो देखते हैं, जो सिखाते हैं, वो दूर तक जाता है। और समाज का निर्माण कैसे होगा, ये नहीं समाज आगे चलता है। जब एक बच्चे को, एक बच्ची को शिक्षा दे रहे होते हैं, तो ये शिक्षा उस बच्चे या बच्ची को ना देकर एक परिवार से उसका अपना समाज और अंततः राष्ट्र के निर्माण के लिए उस दिशा में कार्य करता है। अनेक बार आपने कुटुंब प्रबोधन के विषयों पर बहुत लोगों से सुना होगा। कुटुंब प्रबोधन अपने 5 प्रण हैं, जो उसमें से एक है भाषा, भूषा, भोजन, भजन, हवन, भ्रमण, और निरंतर साप्ताहिक या दैनिक रूप से परिवार में संवाद करते रहना मूलतः इस पर आधारित है। मैं जब विषय को रखूं उससे पहले मैं 4 शब्द हैं
उन पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुटुंब, परिवार, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ये सब है क्या? भारत और दुनिया भर में, और जब से शायद ब्रह्मांड में पृथ्वी आई तब से वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कुटुंब वो है जो एक रक्त से साथ रहते हैं, मल्टी जनरेशन, इनसे ज़्यादा जनरेशन साथ रहते हैं। परिवार वो है जो अनेक चीज़ों को साथ साथ बांटते हैं। वो रक्त से संबंधित भी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में रहने वाले भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके आंगन में बनी गाय माता और आपके आंगन में लगी तुलसी भी है, जिसको आप रोज सुबह जल देते हैं। दुनिया भर में तेजी से भौतिकवाद आया, और अब से 3 दशक या 4 दशक पहले दुनिया भर में ऐसा सब हुआ। अभी मैं इस पर विस्तृत बात करूंगा कि लोगों ने कहा कि जो हमारी संपदा है हम उसको शेयर कर लेते हैं, जो हम कमाते हैं उसको शेयर कर लेते हैं, और हम जो कमा रहे हैं वो हमारे ही हिस्से में आए। और ऐसे जन्म हुआ न्यूक्लियर फैमिली का, यानी एक छत के नीचे एक परिवार, माता पिता और उनके बच्चे वो रहते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। हम लोग ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा पे काम करते हैं, जिसमें दादा होते हैं, दादी होती है, मामा होते हैं, मम्मी होती है, मौसी होती है, बुआ होती है, भतीजे होते हैं, भाई के बच्चे होते हैं, बहन के बच्चे होते हैं। हम लोग उस संयुक्त परिवार पर काम करते हैं। दुनिया भर में भौतिकवाद बढ़ा, आर्थिक ऊंचाइयां छुई, और मैं ये कहूँ जब हम दुनिया के साथ आर्थिक व्यवस्था में आगे जा रहे हैं तो ये अपवाद और अवसाद हमें छुएंगे नहीं, तो यह संभव है। जब 4 दशक पूर्व ये विषय शुरू हुए तो आज हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की। उस समय लोग बात करते थे कि न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेज है, और बड़े दम्भ करते थे कि एडवांटेज कहते थे साहब संपत्ति बटेगी नहीं, जो हम पति पत्नी कमाएंगे वो हमारे परिवार में आएगा, और मैं अपने बच्चों को वैसे पालूंगी, वैसे पढ़ाऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ, और मैं बच्चों को उस दिशा में ले जाऊंगी जैसे हम दोनों चाहते हैं। लेकिन ये जो भ्रम है वो दुनिया भर में टूटा। एक ब्लॉग है 2023 का, एक ब्लॉग में पढ़ रहा था कुछ समय पहले। एक ब्लॉगर है, यूएस के फेमस ब्लॉगर है हार्डले कैरी, उन्होंने लिखा, इस महिला ने लिखा कि जब वो छोटी थी तो उसे पता नहीं था उनके माता पिता के बारे में, उन्हें सोचा नहीं था इस तरह की चीजें। जब वो स्कूल में गई जो उसने देखी, जब वो बड़ी हुई तो उसको एक महिला मिली, उसने कहा, जब वो छुट्टी से वापस आई तो उसने कहा उसको एक बच्चा हुआ है, प्रजनन हुआ है, और उस प्रजनन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि अब वो बच्चा नहीं करना चाहती। एक दूसरी महिला जिसको लंबी छुट्टी मिल गई प्रजनन की, उसने लंबे समय तक विद्यालय ज्वाइन नहीं किया, उसको डिप्रेशन हो गया कि वो अकेली थी। एक तीसरी महिला ने दोबारा विवाह कर लिया क्योंकि उसने कहा उनके जो पार्टनर हैं, पति हैं, वो कह रहे हैं उनको बच्चा चाहिए, लेकिन वो श्योर हैं कि वो बच्चे की केयर नहीं कर पाएंगे। और इस महिला ने 3 बार जॉब छोड़ दिया था 10 वर्ष में, ऐसा कहकर कि मैं इस जॉब की स्ट्रेस नहीं ले सकती। आगे उन्होंने लिखा कि परिवार को पालने के लिए, इस न्यूक्लियर फैमिली को पालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, बच्चा बीमार हो जाता है तो किसी मित्र के पास छोड़ना पड़ता है, और जब आते हैं डरते हैं कि ये गिर तो नहीं गया था। जब कभी अचानक विद्यालय में किसी कारण से छुट्टी हो जाए और आपको अपना टारगेट पूरा करना हो जॉब का, तो जो स्ट्रेस होती है वो महिला को झेलनी पड़ती है। पुरुष छुट्टी नहीं करते, महिला छुट्टी करती। फिर वो टारगेट पूरा ना होने के कारण
कार्यालय में, उसके विभाग में क्या होता है वो अलग विषय। अनेक लोगों ने ये तय किया कि वो तो जीवन में अकेले ही रहे। आज अगर यूएस की बात करूं, ये हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फैमिली की, यानी माता पिता बच्चे। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेपरेटेड है, बच्चा अलग रहता है, यानी उससे कोई नीचे की चीज होती होगी। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कोई बात काल्पनिक नहीं है। इनकी कुछ परछाई हमारे ऊपर, हमारे कुटुंबों पर भी तेजी से बढ़ते हुए वैश्वीकरण के बीच आ गई है। आप माने या न माने, अनेक आपके इर्द गिर्द ऐसे युवक मिलेंगे, ऐसे युवक युवतियां विवाहित मिलेंगे जिनकी माता पिता बहू को कह नहीं पा रही बेटा 10 साल विवाह को हो गए, कोई सृजन नहीं हुआ है, माँ कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर उठा देते। बहुत भी तो क्या है ये सब? ऐसे में हम सब मिलकर हमें कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने कहा ये काल्पनिक नहीं है, कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है वो भी काल्पनिक नहीं है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अखबार का हेडर कितना होता है, अखबार का साइज कितना होता है, उसमें कितने कॉलम होते हैं? हाँ तो नहीं, कितने लोग जानते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, टीचर नहीं टीचर तो आपको, मैं तो परीक्षा देने आया हूँ। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। अखबार का हेडर 33 सेंटीमीटर का होता है, अखबार 52 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 4 सेंटीमीटर के 8 कॉलम होते हैं अगर टेबलाइट है। ये मेरे पिताजी ने राजी मुझे बताया था, और मुझे बताया था अखबार ऐसे से ऐसे पढ़ते हैं बेटा, कॉलम में ऐसे पढ़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे तो नहीं पढ़ते ना अखबार, किताब पढ़ते हैं ना, अखबार कैसे पढ़ते हैं? कॉलम ऐसे पढ़ा, फिर ऊपर गए, फिर कॉलम पढ़ा, फिर ऐसे पढ़ते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया। हमारे स्मरण और श्रवण दो ऐसी पद्धतियां हैं जो जनरेशन्स में आगे ले जाकर शिक्षा को आगे ले जाते थे। तब भी जब भित्ति पत्र नहीं था, ताम्रपत्र नहीं था, तब भी ले जाते थे। और इसका उदाहरण आप देखेंगे देश में कश्मीर से पोर्ट ब्लेयर तक और ट्वान से डांग तक दिखाई देगा। वो जो बुनकर है जो तूश पे काम करता है, क्या कहते हैं उसको, पश्मीना पे काम करता है, कभी उसको बेचारे को कोयला मिल जाता है तो दीवार पर डिजाइन बना देता है, वरना ऐसे ही कर देता है कलर। जो साड़ी आपने सुंदर पहनी हुई है, चाहे महेश्वरी सिल्क हो, चाहे केरला का सिल्क हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे वारंगल का सिल्क हो, चाहे सारनाथ का सिल्क हो, पक्की बात है ये टैबलेट अभी आए हैं, पहले वो वैसा का वैसा डिजाइन अपने स्मरण से बना देते हैं, अपने बच्चों को सिखा देते हैं। तो क्या चाहिए? कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है कि कुटुंब को साथ लेके संस्कारवानों के, मूल्यवानों के राष्ट्र निर्माण में काम करना और आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करना, क्राइसिस के समय में एक दूसरे की मदद करना, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा काल्पनिक कर रहा हूँ। मैंने आपको हेडर फुटर का एग्जाम्पल बताया। जब मैं बड़ा होगा, मेरे बच्चे छोटे थे, क्लास 3rd 4th में रहे होंगे, तो गर्मी की छुट्टियां हुई, मैंने उनको बोला बच्चों आओ, अच्छा ऐसा करते हैं, आज मैट बिछाते हैं, सारे पुराने अखबार निकालते हैं, तुम लोग दोनों भाई बहन इधर उधर बैठो, तुम फोल्डर लो, और उसमें एक चीज़ होती है स्पीकिंग ट्री, पढ़ा होगा 10th of India कॉलम में स्पीकिंग ट्री। तो मैंने कहा इसको कैंची से काटो, पढ़ो और इकट्ठा करो, काटो पढ़ो इकट्ठा करो और शाम को बात करेंगे। तो ये होता है कुटुंब। मुझे नहीं पता अंग्रेजी जानते हैं फ़र्क क्या पड़ा, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ जब कहता हूँ कि आज मेरा बेटा 27 साल की आई, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूएसए, जब वो बीबीसी पे अपीयर होता है, इकोनॉमिक टाइम्स से अपीयर होता है, तो मुझे ध्यान आता है मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि 33 सेंटीमीटर का फ्रंट और 52 सेंटीमीटर का अखबार होता है। तो ये क्या है? आज वैश्वीकरण हो रहा है, सब लोग कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो दोनों लोग काम करो, दोनों लोग आय को बढ़ाओ, आय को अपने बच्चों पे ही लगाओ, ऐसे ही कहते हैं। अपने इसके डिसएडवांटेज, मैं लंबे समय हॉस्टल में रहा, जिस दिन सर दर्द हो जाता था, जिस दिन बुखार हो जाता था, उस दिन माँ की याद आती थी कि गर्म तेल कोई सर में लगा दे यार, तो सर दर्द ठीक हो जाए। ये छोटी क्राइसिस है, दुनिया में बड़ी क्राइसिस है। अनेक उदाहरण,
एक सूरत के हीरा व्यापारी हैं, भारत के लगभग सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, गूगल कर लीजिएगा जाके, हरे कृष्णा डायमंड, हरे कृष्णा डायमंड, सौरभ जी भाई ढोलकिया। लगभग 5 वर्ष पूर्व मैं उनसे मिलने गया। मेरे एक मित्र हैं, जो कि मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मिल पाता हूँ उनसे, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो रेवेन्यू सर्विसेज के बड़े अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तुम्हें वो दिखवाते हैं कि डायमंड कैसे बनाते हैं। और ये सब्जी भाई ढोलकिया वो है जिनको पद्म विभूषण मिला। गुजरात की सबसे ज़्यादा नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित किया अपने पैसों से। तो मैं गया मिलने, एक व्यक्ति मुझे लेने आया और उसने मुझे अपने परिवार के जो चित्र दिखाए कि ये वो है XYZ और ये है सब्जी काका। तो मैंने कहा सब्जी काका आपके क्या लगते हैं? मैंने बोला हमारे काका लगते हैं। तो यानी कि उनके परिवार का व्यक्ति था जो मुझे लेने आया। मुझे हमारे बाप रे, इतने बड़े एक्सपोर्टर परिवार का व्यक्ति और ये अपनी कंपनी की ड्रेस पहने मुझे लेने आया। फिर मैं खैर ऊपर गया, बात हुई काफ़ी देर तक। और छोटी छोटी सी 2 चीज़ें, मेरी वाइफ को खांसी आ गई तो सब्जी भाई खुद भाग कर गए, फ्लास्क में पानी और ग्लास में डाला और पिया। फिर हम लोग ने भोजन किया उनके साथ। भोजन करने में जो लोग बैठे थे, जो सर्व कर रहे थे, सब उनके परिवार के सदस्य थे। और कौन है ये? भारत के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर है। आप गूगल कीजिएगा जाके, सब्जी भाई ढोलकिया, हरे कृष्णा डायमंड। तो मैंने पूछा कैसे करके ऐसी चर्चा हुई, बात हुई। तो बोले ये जो हमारा लंच है हम सब लोग साथ करते हैं। मैं कभी अहमदाबाद चला जाता हूँ, पीछे मेरा रनवे है जहाँ मेरा चार्टर खड़ा है, और ये बड़ा अच्छा है लंच। हमने कहा वो कैसे? बोले ये लोग 5-6 डायमंड लाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं सबके बीच में और कहते हैं काका ये बिक नहीं रहा है, इसको हम $50,000 का बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा है। $25,000 का कोई कस्टमर आया तो हम कहते बेच दें, पत्थर ही तो है, हमारे से थोड़ा कम बन गया होगा। 50,000 में मिल रहे, $25,000 लो, बेच दो इसको, तो हमारे को नुकसान कभी नहीं होता। हम सबकी भाइयों की शिक्षा मिला के डॉक्टर साहब, ग्रेजुएशन भी नहीं है अगर हमारी सबकी मिला है। जब हम आए थे 15 रुपये 20 रुपये माता ने दिए थे, डायमंड पॉलिश करने लगे। फिर लगा कि भाई दूसरे भाई को भी मिला लो, वो भी एक पॉलिश कर लेगा, वो भी करने लगा। जब 4 भाई आ गए, हमने सोचा एक पत्थर अपना ही खरीद लेते, अपना ही डायमंड पॉलिश कर लेते। और 4 दशकों में वहाँ से आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर। ये क्या है? ये है कुटुंब प्रबोधन और यह है पर्यावरण की रक्षा। एक मेरे मित्र हैं, अब से लगभग 1997 या 96 में मेरे को लगता है इंग्लैंड चले गए होंगे, वहीं के सिटीजन। उनके एक दूसरे भाई भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। माता पिता दोनों शिक्षक, माता लाइब्रेरियन थी और पिता शिक्षक। मुझे मिले अभी 5-6 साल पहले। तो मैंने कहा अंकल क्या करते हैं आप? बिजनौर में रहते हैं। तो कैसे करते हैं? बोले कुछ नहीं करते अजय, अब तो थोड़ा सा खाली हो गए हैं। पहले जब धीरेन्द्र के बेबी होने वाला था बहू को, तो हम वहाँ चले गए, और जब बेबी 8-9 महीने का हो गया तब माधव के पास चले गए, फिर उसके बेबी हो गया, फिर इसके पास चले गए, फिर इसके बेबी हो गया, फिर उसके पास चले गए। मैंने कहा फिर ये बेबी तो बड़े हो गए। बोले अब जाते हैं मंदिर में जाते हैं और कई बच्चे आ जाते हैं, वो अंग्रेज भी है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है जी, लेकिन उनको मैं कुछ वेद पढ़ा देता हूँ, कुछ गीता पढ़ा देता हूँ, और बड़े वो इंतजार करते हैं कि ग्रैंडफादर कब आए। एक दिन धीरे ने मुझे एक फोटो डाला, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप समझिए। इंग्लैंड से एक फोटो डाला विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के आसपास वहाँ करते हैं वो लोग। रावण का दहन हो रहा था, अपने बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। तो मैंने रात को फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या डाला? बोले यार वो पिताजी ने इसे सिखा रखा, पढ़ा रखा कि भाई जब धीरे छोटा था मैं इसको रावण दिखाने ले जाता था, अपने कंधे पे बैठा के रावण दिखाता था। आज हम रावण दिखाने गए, ये बोला पापा दादाजी ने कहा है कंधे पे दिखाते थे, आप तो दिखा दीजिए। तो मैंने कंधे पे दिखा दिया इससे, ताकि इसके स्मरण रहे कि परंपरा जाने। ये मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ये है कुटुंब प्रबोधन। आजकल हम लोग करते क्या है, जब हम जाते हैं विद्यालय में गए, जो हम करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर हमने बच्चे को ट्रेन में 4 घंटे 5 घंटे सफर कर रहे हैं, बार बार सिखाया हनुमान जी के मुंह ऐसा होता था, पूंछ लगी थी, नाक लाल रंग की थी, हाँ?
वो तो दानव को खा गए थे, एक दिन वो गलती से सूरज बाबा को खा गए थे। अगर हम ये सिखाएंगे तो ये सीखेगा ना। बच्चा बड़ा होगा बार बार कहेगा हनुमान जी बताओ, हनुमान जी बताओ। और यही हमारे लिए खेल थे जहाँ से हम बदले, और आज जैसे ही आते हैं मोबाइल पकड़ा और वो टेढ़ी मेढ़ी मुंह वाले पिकाचू और बच्चों से मैं पूछता हूँ कई बार भैया क्या जनरेशन है, तो बताते हैं जनरेशन बताते हैं कि ये जो कॉमेडी वाले हैं ना कॉमिक, इनकी जनरेशन बताते हैं कि ये पिकाचू है, पिकाचू का वो है उसका, ऐसे बताते हैं। तो अगर हम वो दिखाएंगे तो वही होगा। हमें तो कहते थे लोग कि गर्भवती महिला को भगवान कृष्ण दिखाओ तो भगवान कृष्ण होंगे, अब जब पिकाचू दिखाओ तो पिकाचू ही होंगे बुद्धि से। तो अनेक आजकल एक नई चीज आई है, पता नहीं आपसे शेयर कर लूं, उसको कहते हैं मोबाइल पार्किंग। क्या कहते हैं? कार पार्किंग करते हो ना, स्कूटर पार्किंग, तो मोबाइल पार्किंग आ गई। सर अपने स्कूल में एक मोबाइल पार्किंग बनवा दीजिए। जब आए तो स्कूल में मोबाइल बाहर रखते, एक इमरजेंसी नंबर घर पे दे दें जो ऑफिस में है, और बाकी सब मोबाइल बाहर। घर पे भी ऐसे करने की आदत है। आप सोच रहे हो कि काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। अभी मैंने फिर ऑन करना शुरू किया। पहले मैं रात को 10 बजे ऑफ करता था फोन और सुबह 7 बजे खोलता था। सच बताऊं, भगवान कृष्ण की उंगली पे टिके हैं, दुनिया हमारी उंगली पे नहीं टिकी है, कुछ नहीं होता। करके देखिए। लेकिन हमें क्या, हम तो टीवी देखेंगे, आदत है। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, व्यसन है हमें, व्यसनों की एडिक्शन। हम देखे बिना रह नहीं सकते। मोबाइल में 3 मिनट अगर व्हाट्सएप नहीं देखा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा जी, क्या हो जाएगा? कुछ हुआ है क्या आज तक? मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है देहरादून में, एक संसीनियर है। उनकी पत्नी फॉरेस्ट सर्विसेज की अधिकारी है, 97 बैच 98 बैच की। पहली बात मैंने पूछा, भाभी आप तो कभी देहरादून से कहीं गए ही नहीं? बोले देख अजय, मुझे प्रमोशन चाहिए, देहरादून में इतने कार्यालय, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बहुत हुआ तो एक बार चीफ मिनिस्टर की OSD रह ली मैं, बाकी मुझे देहरादून से जाना कहीं नहीं। मैंने इनको कह रखा अगर भेजोगे तो मैं रिजाइन कर दूँगा। बच्चे पाल लें, मेरे बच्चे अच्छे, लगभग 7 या 8 साइकिल रखी है। मैंने पूछा साइकिल क्यों रखी है आपने? और बड़ी बात है, डॉक्टर साहब है जो कहते हैं 6 बजे मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, मुझे सुबह खोलेंगे कुछ नहीं होगा, 10 बजे से 6 बजे तक हो गया। फ़ोन रखना लग्जरी नहीं है। फ़ोन तो सबके पास है। मेरे जो घर में लेबर आती है डेली वेजेस, उसके पास भी है, मेरी मेड के पास भी है, उसे भी आता है फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना। फ़ोन ना रखना, फ़ोन को ना यूज़ करना लग्जरी है, फ़ोन रखना लग्जरी थोड़ी है। 8 साइकिल है घर पे। मैंने पूछा क्या है ये, क्यों रखी सर? बोले देखो बड़ी दिक्कत है यार, संडे की सुबह मुझे और मीनाक्षी, मुझे और मीनाक्षी को जाना होता है मसूरी देहरादून से। भगवान ना करे साइकिल खराब निकल आए तो मेरा तो संडे खराब यार। तो हमने 8 साइकिल रखी हुई, खराब नहीं निकल सकती साइकिल, हमें तो मसूरी जाना ही जाना है चाहे कुछ हो जाए। परिवार के साथ रहना और दृढ़ संकल्प करना। मैं कोई अपने जैसे किसी की बात नहीं कर रहा, एक फॉरेस्ट सर्विसेज के बड़ी अधिकारी की बात कर रहा हूँ, हु इज नॉट टू द ट्यून ऑफ चीफ डायरेक्टर, चीफ कंजर्वेटर, कि मैं तो देहरादून नहीं छोड़ूंगा, जिसे नौकरी करानी है कराए, नहीं करानी ना। इसका मतलब ये नहीं आप ये कहिएगा मैं तो कॉलेज नहीं आऊँगा ना, इसका मतलब ये नहीं है। क्या आप उसको यूटिलाइज करते हैं, अच्छे रूप से यूटिलाइज करते हैं? आज दुनिया भर में जो विवाह एक भारत का एज पर द 1954 मैरिज एक्ट फंडामेंटल राइट तो नहीं, लेकिन खुश रहने के लिए रहने की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। 141 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 141 जो खुश रहने का अधिकार देता है सबको। दुनिया में विवाह की जो संस्था है वो गड्ढे में गिरता हुआ देखता है और सीख जाता है। इससे कम बुद्धिमान वो होता है जो एक बार खुद गड्ढे में गिरता है और सीख जाता है, और हमारे जैसा वो होता है जो बार बार गड्ढे में गिरते हैं फिर भी सीखते नहीं हैं। हमें ये भी सीखने की जरूरत है। मैं कहूँ कि सब हमारी तरह से, हमारे विचार परिवार में पढ़े, हमारी तरह से आगे बढ़ रहे, तो सच नहीं है।
हाँ जरूर है, हमें अपने विचार को पल्लवित पुष्पित करना है, दूर तक ले जाना है, समाज में बदलाव लाना है। लेकिन हमारे पैरेलल विभिन्न मंचों पर कुछ नई चर्चाएं, नए शब्द, उनकी चर्चाएं हो रही हैं। 2023 के बाद भी रुक थोड़ी गए लोग। नया शब्द है, पता नहीं आप लोग कितने जानते होंगे, LGBTQ+, उसकी चर्चा हो रही है, बड़े मंचों पे चर्चा हो रही है। हम विरोध में भी खड़े हो जाएं तो हमारे ही वेद, हमारे ही पुराण, हमारी ही धार्मिक मान्यताओं से उसके उदाहरण देके चर्चा हो रही है। LGBTQ, एक सिनोनिम से L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स बाइसेक्सुअल, T मीन्स ट्रांसजेंडर, Q मीन्स क्वेश्चनर और क्यूरी, प्लस मल्टीपल अदर थिंग्स। चर्चा हो सकती है, संवाद भी होना चाहिए, सकारात्मक संवाद होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी जिद पर हूँ, मैं सबको ऐसा करूँगा, इसे संवाद नहीं कहते। संवाद होना चाहिए, विषय पे चर्चा होनी चाहिए, और जो जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब कोई भी हैंकी पैंकी NGO कहीं से फंडेड है, अपना ही ज्ञान बखाड़ने लगते और हमें ही अपना ज्ञान बताने लगता है कि तुम्हारे वेदों में ये लिखा है। भाई तुम तो ज्ञाता नहीं हो, इसके जो ज्ञाता है उससे बात कर लेगा और उनको संवाद में बुला लो। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा है, इस पे भी ध्यान रखें। क्या हो रहा है आजकल, यूएस में एक नए तरह का होम क्रिएट हुआ है, उसको बोलते हैं मल्टी जनरेशनल होम, यानी ऐसी सी समाज में व्यवस्था जिसमें डिफरेंट जनरेशन के लोग इकट्ठे रहते हैं, वो सोसाइटी बना के, दे कॉल इट मल्टी जनरेशनल होम। तो यूएस वाले तो वो कर रहे हैं जो हम अपने गांव में करते थे, और वो हम क्या कर रहे हैं, नानी टू नैनी। तो हमारे लिए सोचने का विषय कि कहाँ हमें रहना, नानी पे रहना है, नैनी पे। मुझे कई बार बचपन में सोचते हैं, मैं जब नाना नानी के घर जाता था, आप लोग भी सब जानते हो कि खेल हुई थे, उसके अलावा खेल थे नहीं। तो मेरे नाना नानी लेट जाते थे, हम छोटे भाई बहन उनके पैरों पे चल के पैर दबाते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 6 दिन पहले मैं एक मरीज देख रहा था, तो मरीज का जो पोता था वहाँ बैठा था काउच पे फोन लेके। मैंने कहा इधर आओ, तो जब मैंने उसको बोला इधर आओ भैया, तो बाबा जी पहले ही बोलने लगे, ये तो सुनता ही नहीं, मैं कह रहा मेरे दर्द हो रहा, ये फोन में लगा हुआ। मैंने कहा जी बाबा जी आपकी, मैं क्यों भाई, क्यों सेवा नहीं कर रहे हो तुम बाबा जी की? अजी ये तो मेरे को बार बार पैर दबाने को कहे, बार बार पैर दबाने। मैंने दबा ले यार, इससे तो लाभ मिलेगा तेरे को, बड़ा आशीर्वाद मिलता है इससे। तो मुझे ध्यान आया कि जब हम छोटे थे, नाना नानी के घर जाते थे, तो हमारा नाना नानी का प्रिय खेल था हमें अपने पैरों में चलवाना। आप लोग भी चले होंगे बहुत सारे, कितने लोग चले? तो हम पैर पे चलवाना था, और उसमें एक और मजे की चीज़ थी, जब नाना नानी सो रहे होते तब थोड़ा सा पैर फूटने पे रख लेते थे, तो 2-3 प्यार के शब्द मिलते थे, फिर हम हंसते थे और फिर दबाने लगते थे। और जब वो सो जाते थे, हम लोग आपस में इधर बात करके फिर हम भी धीरे से सो जाते थे। तो मैंने कहा हम लोग ने तो ऐसा किया, दिस इज द जनरेशन गैप, ट्रू, बट आप अच्छा कार्य तो नहीं कर रहे ना मेरे भाई। आप तो मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हो, व्यस्त है उसका देख रहे हो, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं कि अमेरिका ने तेल दिया, होमर से तेल आ रहा नहीं आ रहा, तुम्हारे को तेल का रेट नहीं मालूम, तुम्हें गैलन में मालूम नहीं कितने लीटर होते हैं, तुम्हें दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं मालूम, तुम्हें ईंधन नहीं मालूम, तुम्हें ईंधन की आत्म सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बने तुम्हें ये नहीं मालूम, और तुम देख रहे हो यूट्यूब, कुछ भी देख रहे हो, और बाबा जी के पैर नहीं दबा सकते। लेकिन एक दूसरा भी चित्र है, कल मैं एक जाटव नगर अपनी एक बस्ती है, राजी भाई सबको पता है अच्छे तरह, तो मैं वहाँ गया, एक घर का मुहूर्त था, एक लोअर इनकम ग्रुप फैमिली, वहाँ पर समाज में लोग चमड़े पे बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक माता जी जा रही थी, जिनको मैंने प्रणाम किया, मेरे जानने वाली बहन जी, उनके एक छोटा बच्चा था, तो उन्होंने इशारा किया बच्चे को, बच्चा भागा भागा आया, हम 4 लोग बैठे थे, इधर से पैर शुरू हुए, ऐसे किया और चलो। ये भी व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था थी, ये भी व्यवस्था है। तो हमें अपने मूल को ध्यान में रखते हुए, संवाद करते हुए
कई बार लोग आजकल तो मुझे ये कहने लगे हैं कि भाई सब बात क्या करें, उन्हें तो समझ ही नहीं आता। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, भाई उन्हें तो सब समझ में आता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रही हो। जो विद्वान लोग होते हैं, सच में विद्वान होते हैं, उन्हें चाहे 4 साल के बच्चे से बात करा दो या 80 साल के बुजुर्ग से बात करा दो, वो विषय भूल जाएंगे। विषय सामायिक हो सकते हैं, विषय राजनीतिक हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो इतने सारे त्यौहार होते हैं, मैं अगर दिवाली, होली, विजयदशमी उसको हटा भी दूँ, हमारे यहाँ तो तुलसी पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, हमारे यहाँ तो अहोई अष्टमी होती है, हमारे यहाँ तो सकट होता है, हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो परसों भी माता जी से मिलने गया था, और मैंने माता जी ने बुलाया कि आज जरूर आ जाना, वैसे तो जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो जब कृषक परिवार होते हैं उसमें 2 बार अनाज आता है ना, किसान परिवार के लोगों में तो 2 बार अनाज आता है, अनाज की पूजा होती है ना। आजकल गेहूँ आए तो गेहूँ के गुलगुले, उसकी भी पूजा होती है। तो विषय तो बहुत है हमारे, तो विषय विषय है नहीं। अगर आप कहीं गए तो बता दो भैया, पोंगल, सी पोंगल, पोंगल क्या होता है, ओणम क्या होता है, ओणम में कैसी पूजा होती है, केरल में कैसी पूजा होती है, कौन सा भोजन बनता है, सारे तरह के भोजन है। विषय तो विषय विषय। तो भाई तुम्हें बात करनी आती नहीं है, उन्हें तो सब समझ में आता है। तो इसलिए आप सब समाज के उस, ज़्यादा तो नहीं हो, रुको, नहीं रुको, अच्छा ठीक है, तो बता दीजिएगा, हाथ उठा दीजिएगा, रुक जाओ। तो हम लोग समाज के रियल की ओपिनियन लेकर हम समाज के ओपिनियन बनाते हैं। हम एक दिशा में भी बना सकते हैं, दूसरी दिशा में भी बना सकते हैं। चाहे वह देश की स्वतंत्रता का संग्राम हो, चाहे जब देश में जब बदलाव हुआ, अध्यापकों ने, शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने मिलकर देश में क्रांति लाई, और यह एक आंदोलन है। मैंने आपको बताया है उसका LGBTQ+, मैंने बताया वो देश जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? उनकी तो उम्र ही कोई नहीं है देश की। वो तो जब देश पैदा हुए थे उतने पुराने तो हमारे घर में बटन मिल जाता है, कोई उनकी स्थिति नहीं है। और अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो हम लोग वही करेंगे जो हमने अनेक चीज़ों में कॉपी करते समय नुकसान किया। 30-40 साल पहले जब पैंट फट जाती थी उसका बस्ता बना लेते थे, बैग लेके चले जाते थे स्कूल। और किसान गोबर से बनी हुई खाद को यूज़ करता था। देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा वैश्वीकरण होना है साहब, बढ़ाना है, तो वो यूरिया इम्पोर्ट कर रहा है, पोटेशियम, पोटैश, यूरिया रशिया से इम्पोर्ट किया उन्होंने। आज हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक होना चाहिए, आज वो भी कह रहे हैं ऑर्गेनिक होना चाहिए जो यूरिया वाले थे। तो क्या किया उन्होंने? आज वो कह रहे हैं जी कपड़े का होना चाहिए, रिसाइक्लेबल होना चाहिए, वी शुड गो टू जीरो वेस्ट, वी शुड गो टू वाटर कंजर्वेशन, वी शुड डू जीरो वेस्ट। अभी संजय जी भाई साहब बता के गए, वी शुड बी कार्बन न्यूट्रल, वी शुड बी कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री, है ना, क्या क्या शब्द है, डिसेंसिटाइजेशन होना चाहिए, हरी पट्टी नहीं बढ़ाओगे तो फाइन हो जाएगा, फाइन हो जाएगा तो दूसरे देश में देंगे। तो ये क्या है, मसले मोटा भी तो है, तुम पॉल्यूशन करो हम डॉलर देंगे, है ना, यही तो है। अभी बढ़ा के गए संजय जी भाई साहब। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि ये सब विषय आए, इन विषय के बारे में और अच्छा ज्ञान रखना जरूरी है। जब आप किसी शत्रु से लड़ने जाते हो, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपनी सेना से ज़्यादा ज्ञान उसकी व्यूहरचना का होना चाहिए, उसके शस्त्रों का होना चाहिए, तभी आप उनको हरा सकते हो, वरना नहीं हरा सकते। इतनी देर तक सुना, ये संवाद का भी समझ? अच्छा, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने पूछना नहीं है, मेरा ज्ञान थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पूछना चाहे पूछूं। और मेरा यही विषय था, हम अपने मूल पे टिके रहें, उसे ही संवर्धित करें, उसी पे आगे बढ़ें। और जो भी एग्जाम्पल मैंने अभी दिए, ये एग्जाम्पल काल्पनिक नहीं है, ये सच है, ये आज के जीवन में है। और उन लोगों के एग्जाम्पल हैं हु कैन अफोर्ड नैनी एट एनी कॉस्ट, जो नैनी हर कॉस्ट पे रख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल है। उनके एग्जाम्पल नहीं है, वो नैनी रख नहीं सकते, ठीक है ना। मैंने इसलिए जान के ये उदाहरण चुने कि कहीं आप ये ना हो, ये नैनी रख नहीं सकते थे, नैनी नहीं रखी जी, रख सकते थे नैनी, कई सारी नैनियाँ रख लेंगे।
लेकिन नहीं लगता और अपने जीवन को वैसे ही चलाया। उन्हें आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आपने अपने बीच आने का मौका दिया, आपके दर्शन का मौका दिया, जैसे अवसर मिला उसके लिए भी उन्हें संस्था के सभी सम्मानित लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ।